हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे 2021-22 वाला। देखिए आप लोग का जो है ना सेकंड टर्म का यहाँ पर मॉडल पेपर आ गया है, तो इसका हम लोग आज सेट 1 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखिए क्लास 9th है और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट साइंस है आपका। पूर्णांक आपका टोटल 40 नंबर रहेगा और देखिए समय आपको 1 घंटा 30 मिनट मिलेगा। आगे देखिए, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। कुल प्रश्नों की संख्या आप लोग का 19 है। उसके बाद देखिए, प्रश्न 1 से प्रश्न 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम एक वाक्य में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 7 तक आपका जो है ना अति लघु प्रश्न है और इसमें जो है ना आपको 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है। उसके बाद देखिए प्रत्येक प्रश्न जो होगा आपका 2-2 अंक का होगा, मतलब 2 मार्क्स का है ये। आगे देखिए, फिर यहाँ पर प्रश्न 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर 8 से 14 तक का जो क्वेश्चन होगा, ये इसमें से 5 प्रश्न का ही उत्तर आपको देना है और आपका 3 अंक करके ये है। अगला देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना 15 से 19 तक का क्वेश्चन जो है ना आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना, और प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक करके होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए सेक्शन ए है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 5 क्वेश्चन और आपका 2-2 अंक का है, टोटल 10 नंबर। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ऊर्जा और शक्ति का एसआई मात्रक लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर आपको यहाँ से लिख देना है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल तथा शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। इसमें देखिए कहता है किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 नंबर का आंसर आपको यहाँ से लिखना है। वेग बराबर तरंगदैर्घ्य गुना आवृत्ति होता है। यहाँ पर वेग को हम लोग v से डिनोट करेंगे और यहाँ पर तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से डिनोट करेंगे, सूचित करेंगे, और आवृत्ति को इस तरीके से म्यू से सूचित करेंगे, ठीक है ना। जो u होता है ना इस तरीके से लिखना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा करके इस तरीके से लिखना है। इसको बोलते हैं म्यू। इसको क्या बोलते हैं? म्यू, ठीक है। ये म्यू है, इसको म्यू पढ़ा जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है, जहाँ v क्या है तो वेग है, लैम्डा क्या है तो तरंगदैर्घ्य है, और म्यू क्या है तो आवृत्ति है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। इसमें कहता है H2O का आणविक द्रव्यमान का परिकलन करें। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर यहाँ से आपको लिखना है H2O। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है 2, तो आपको 2 लिख देना है, गुना में H लिख देना है, प्लस आपको ऑक्सीजन लिख देना है, बराबर। यहाँ से आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, उसके बाद प्लस कर देना है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 का 2 हो गया और यहाँ से 16 आ गया, दोनों को जोड़ने पर 18। इस तरीके से 18 यूनिट आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। इसमें कहता है 1 मोल से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर यहाँ से लिखना है। किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या को मोल कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको लिख देना है 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ये होता है इसका मान। 1 मोल बराबर देखिए इतना इसका मान होता है 6.022 गुना 10 पर पावर 23। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। इसमें कहता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर यहाँ से लिखिए, एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। इसमें कहता है एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होती है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर आपको यहाँ से लिखना है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इंग्लिश में भी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें कहता है वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर आप यहाँ से लिखिए, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाए जाते हैं, मतलब 78% नाइट्रोजन का मात्रा होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। इसमें कहता है 1 जूल को परिभाषित कीजिए। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका एसआई मात्रक जूल है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर आप यहाँ से लिखिए, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगने से 1 मीटर का विस्थापन होता है तो उसे 1 जूल कार्य कहते हैं। कार्य का एसआई मात्रक जूल है।
तो आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। देखिए इसमें कहता है किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है। आवृत्ति की देखिए इसको म्यू से हम लोग सूचित करते हैं, तो कितना दिया हुआ है, आवृत्ति देखिए 220 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो 220 हर्ट्ज लिख देना है। उसके बाद वेग देखिए दिया हुआ है 440 प्रति मीटर सेकेंड, तो इस तरीके से आपको लिख देना है 440 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। तो देखिए जिसका रिलेशन होता है आवृत्ति और वेग का, तो क्या होता है, तो v बराबर होता है लैम्डा इंटू म्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से v का मान आपको इस तरीके से रख देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए म्यू का मान इस तरीके से यहाँ पर 220 रख देना है, तो यहाँ से आपका तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ना लैम्डा को अगर आप फ्री करिएगा तो ये कहाँ आ जाएगा, तो 440 के नीचे में आ जाएगा इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर आप इसको हल कीजिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा और 22 दूना 44 ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए लैम्डा का मान आपका आ गया 2, तो यहाँ पर आपको लिख देना है, इसीलिए तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 2 मीटर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर। देखिए इसमें कहता है 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है, परमाणुओं की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान गुना एवोगाड्रो संख्या। दिया गया द्रव्यमान आपका देखिए 46 ग्राम है, तो आपको यहाँ पर 46 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर सोडियम का द्रव्यमान कितना हो जाता है, तो 23 हो जाता है, तो आपको यहाँ पर 23 लिख देना है। उसके बाद एवोगाड्रो संख्या जो है ना कितना होता है, तो 6.022 गुना 10⁻23 होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर गुना में लिख देना है। बस आपको इसको सिंपली हल कर देना है। यहाँ से 23 दूना 46 कट जाएगा, उसके बाद यहाँ से 2 को गुना कर दीजिएगा 6.022 गुना 10⁻23 के साथ, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 12.044 गुना 10⁻23। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। इसमें कहता है थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप यहाँ से लिखिए। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। परमाणु में धनावेशित प्रोटॉन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों का मान समान होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। इसमें देखिए कहता है 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप यहाँ से लिखिए। मोलों की संख्या देखिए दिया हुआ है 0.5 मोल। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान 16 गुना 2 बराबर 32 ग्राम आपका हो जाएगा। द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, तो मोलर द्रव्यमान गुना मोलों की संख्या। तो यहाँ पर आपको मोलर द्रव्यमान को गुना कर देना है मोलों की संख्या से, तो आपका 16 ग्राम ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। इसमें कहता है प्रतिरक्षीकरण क्या है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप यहाँ से लिखिए। जब किसी वैक्सीन के टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उसके प्रवेश पर रोक लगाते हैं तो इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये हो गया इसका आंसर, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। इसमें कहता है जल प्रदूषण के 3 कारण बताएं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर आपको यहाँ से लिखना है। जल प्रदूषण के 3 कारण। पहला कारण आपको लिख देना है उद्योगों से निकलने वाले कूड़े कचरे को जलने बहाने से। दूसरा कारण आपको लिख देना है जल जहाज़ों से निकलने वाले तेल से। तीसरा कारण आपको लिख देना है पशुओं को नहलाने शव को पानी में बहाने से। तो इस तरीके से ये हो गया इसका आंसर, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। देखिए इसमें कहता है किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें। गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो चलिए इसका हम लोग व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। आपको उत्तर यहाँ से लिखना है। गतिज ऊर्जा देखिए क्या है, किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर आपको गतिज ऊर्जा लिख देना है। क्या होता है गतिज ऊर्जा बराबर, तो 12 mv² हो जाता है गतिज ऊर्जा बराबर, ठीक है ना। उसके बाद आपको लिखना है माना m द्रव्यमान का कोई वस्तु v वेग से गतिशील है वस्तु में F बल लगाने पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर W बराबर F गुना S हो जाएगा। उसके बाद देखिए W बराबर F को हम लोग लिख सकते हैं ma, ठीक है ना। उसके बाद मास इंटू एक्सेलरेशन, उसके बाद इंटू में S लिख देना है। और देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है F बराबर ma होता है, ठीक है ना। ma मतलब मास और एक्सेलरेशन, ठीक है ना।
इसको इक्वेशन आपको 1 मान लेना है, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद देखिए चूंकि वस्तु विरामावस्था में है इसलिए u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बराबर 2as ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स u का मान तो आपका 0 है, तो यहाँ पर आपको u का वैल्यू लगा देना है। तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये खत्म हो गया ये वाला चीज़, ठीक है ना। तो बचा क्या, v स्क्वायर बराबर 2as बच गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको 2as इधर लिख देना है और v स्क्वायर को इधर राइट तरफ लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से आपको s को फ्री कर लेना है, मतलब s को अगर फ्री करिएगा तो ये 2a कहाँ जाएगा, तो v स्क्वायर के नीचे आपका चल जाएगा। तो यहाँ से आपका v स्क्वायर बाय 2a हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं हम लोग समीकरण 1 से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम लोग समीकरण 1 माने थे, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला चीज़ है आपका समीकरण 1, तो इसी में आपको यहाँ पर मान बैठा देना है। तो समीकरण 1 है आपका W बराबर ma इंटू एस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए W आ गया, उसके बाद देखिए ma, तो यहाँ पर ma रह गया। s का मान अभी जस्ट हम लोग निकालें, देखिए यहाँ पर s का मान आपका निकला क्या, v स्क्वायर बाय 2a। बस इसी मान को आपको यहाँ पर रख देना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो v स्क्वायर बाय 2a s के जगह पे आपको इस तरीके से रख देना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए w बराबर यहाँ से आपका हाफ, मतलब यहाँ से एक तो यहाँ पर छुपा हुआ है, तो 1/2 को आपको यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद m लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ से a से आपका a कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका बच गया क्या, m और v स्क्वायर बच गया। यहाँ पर लिख देना है आपको, इसलिए गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर, जो कि आपका ये व्यंजक आ गया किसका, तो गतिज ऊर्जा का, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। देखिए इसमें कहता है एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित करें, तरंग की तरंगदैर्घ्य आवृत्ति और वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको उत्तर यहाँ से लिख देना है। सबसे पहले आवृत्ति में देख लीजिए, किसी माध्यम में कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लिख देना है आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आवर्तकाल, आवर्तकाल में आपको लिख देना है किसी माध्यम में कंपन करता हुआ कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। उसके बाद देखिए आवर्तकाल का SI मात्रक सेकंड होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तरंग की तरंगदैर्घ्य आवृत्ति और वेग के बीच संबंध। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लिख देना है माना कि तरंग का तरंगदैर्घ्य लैम्डा, ये लैम्डा है, इस तरीके से लैम्डा लिखा जाता है, ठीक है ना। देख लीजिए इस तरीके से लिखना है और ऐसे कर देना है, ये हो गया आपका लैम्डा, ठीक है ना। तो लैम्डा है जो v वेग से गतिशील है। उसके बाद नीचे लिख देना आपको, इसलिए तरंग वेग बराबर क्या हो जाता है, तो तरंगदैर्घ्य और बट्टा में क्या हो जाता है, आवर्तकाल, ठीक है ना। तो उसके बाद लिख देना आपको यहाँ पर v बराबर लैम्डा बट्टा t, ये हो गया आपका आवर्तकाल t और लैम्डा हो गया आपका तरंगदैर्घ्य, ठीक है ना। आवर्तकाल हो गया आपका t और लैम्डा क्या हो गया, तरंगदैर्घ्य, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर v बराबर क्या हो जाएगा, 1/t, मतलब यहाँ से आपको एक को निकाल देना है, ठीक है ना। एक को निकाल देना है, लैम्डा को यहाँ पर अलग कर देना है। तो यहाँ से आपका देखिए 1/t इंटू लैम्डा हो गया, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मतलब समीकरण 1 आपको मान लेना है। उसके बाद देखिए हम जानते हैं कि आवृत्ति बराबर क्या होता है, तो 1/, आवर्तकाल, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका n बराबर 1/t आ गया, ठीक है ना। एक तो आपका ऊपर में था और आवर्तकाल नीचे देखिए है, तो आवर्तकाल के लिए t लिख देना है, आवृत्ति के लिए यहाँ पर n लिख देना है, ठीक है ना। तो देखिए अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है देख लीजिए। समीकरण 1 हम लोग किसको माने थे, v बराबर 1/t गुना लैम्डा। तो ये हो गया आपका समीकरण 1, इसमें आपको बैठा देना है 1/t का मान। तो 1/t का मान क्या होता है, 1/t का मान होता है n। देखिए यहाँ पर 1/t का मान क्या होता है, n। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 1/t के जगह पे किसको लिखना है, तो n को लिख देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका यह व्यंजक जो आया v बराबर n लैम्डा आ गया। तो ये हो गया इसका आंसर, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। देखिए इसमें a नंबर में कहता है समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। दूसरा में देखिए समस्थानिक के कोई 3 उपयोग लिखें। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ए नंबर का उत्तर आपको यहाँ से लिखना है। समस्थानिक में देखिए वह तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो तो इसे समस्थानिक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, इसका परमाणु संख्या 6, यहाँ भी परमाणु संख्या इसका 6। लेकिन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक कार्बन के लिए परमाणु द्रव्यमान कितना है 12 और दूसरा कार्बन के लिए यहाँ पर इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है तो 14 है। दोनों में क्या है, यहाँ भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। यहाँ पर परमाणु संख्या समान है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, तो ऐसे तत्वों को क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखिए बी नंबर का आंसर।
यहाँ पर समस्थानिक के 3 उपयोग। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर में आपको लिख देना है यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर आपको तीसरा पॉइंट लिख देना है घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। इसमें कहता है जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। तो चलिए फ्रेंड्स इसका हम लोग देख लेते हैं आंसर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है हम जानते हैं कि पृथ्वी में 3 भाग जल एवं 1 भाग स्थल है और यह जल समुद्रों, नदियों, झीलों और खेतों में है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी में 3 भाग क्या है? जल है, 1 भाग क्या है? स्थल है। ठीक है ना, और यह जल जो है ना कहाँ पर है? तो समुद्रों में है, नदियों में, झीलों में और खेतों में है। ठीक है ना, फिर आगे देखिए जब सूर्य का प्रकाश इस जल पर पड़ते हैं तो यह जल वाष्प बनकर उड़ता रहता है। फिर जब यह वाष्प ठंडे हो जाते हैं तो बादल का रूप ले लेते हैं जिससे वर्षा होती है और यह जल फिर हमारी पृथ्वी पर वापस आ जाती है जिसे जल चक्र कहा जाता है। और यह प्रक्रिया चलती रहती है जिससे हमें पानी हमेशा मिलता रहता है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जल चक्र का यहाँ पर एक चित्र बना देना है। ठीक है ना, देखिए ये जल चक्र का चित्र है, ये सूरज है। ठीक है ना, जब यहाँ पर इस तरीके से लाइट पड़ता है और ये वाष्प क्या बन जाता है? तो ये बादल का रूप ले लेता है। उसके बाद बादल क्या हो जाता है? संघनन हो जाता है। उसके बाद फिर संघनन के बाद ये फिर से वर्षा का रूप ले लेता है। उसके बाद फिर से वर्षा होने लगता है। ठीक है ना, तो आपको ये चित्र इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर और ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें कहता है संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए फ्रेंड्स इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ से उत्तर लिखना है संक्रामक रोग में देख लीजिए पहले, वैसे रोग जिसका कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उसे संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे मलेरिया, कोरोना, पोलियो, फ्लू इत्यादि, ये सब क्या है? तो ये संक्रामक रोग है। ठीक है ना, और देखिए आगे असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग क्या होता है? तो वैसे रोग जिसका कारक सूक्ष्मजीव नहीं होते उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे देखिए खून की कमी, मधुमेह, गठिया इत्यादि, ये सारी चीज़ जो है ना ये क्या है? तो असंक्रामक रोग है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ना आज हम लोग क्लास 9th का साइंस सेट 1 का एक एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं आप अगला वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।